So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about a new topic that is equivalence concept of redox reaction. इसका मतलब आप redox reaction के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर होंगी? क्या है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। पता है क्या हुआ? मैं आपको एक छोटे से स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से आने से पहले क्या हुआ था ना, ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पहले तो डिराइव किया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है मोल कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट से ये इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया है। क्या हुआ था ना, जब बच्चे 10th क्लास से ना जब 11th क्लास में जंप किए, तुम जैसे ही कुछ नादान परिंदे जब 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तब क्या हुआ, पढ़ाई तो उनको समझ में आ ही रही थी, बड़े खुशी खुशी पढ़ रहे थे। उनको साइंस का बस एस पता था, लेकिन उस साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो वो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, वो उनको पता ही नहीं था। क्या बोलते हैं ना, वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, उन सब चीज़ों को कैजुअली ले रहे थे बच्चे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भी कुछ चीज़ होती है भाई, इसको जल्दी ख़त्म करो और फिर आगे चल के 11th-12th में साइंस लो और लाइफ सेट करो। ऐसा बच्चों का माइंडसेट हुआ करता था। तो मोल कॉन्सेप्ट का उत्पन्न भी तो आपको पता ही चल गया कि 10th क्लास के बाद क्या होता है ना, एक बच्चा जब 10th क्लास नया नया कंप्लीट करता है ना, तब वो 11th की तरफ खुशी खुशी या तो बढ़ता है या तो उसके घर वाले उसको क्या बोलते हैं, 11th में साइंस ले। और जब भी वो 11th में साइंस लेता है और केमिस्ट्री के फील्ड में आता है, तो सबसे पहले उसको एक चीज़ पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है मोल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अब देखो, अब क्या होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट का जब उनको टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको समझ में आ भी जाता है, क्योंकि टीचर्स भी हमारे कुछ कम नहीं है। अगर आप बहुत बड़े बड़े टीचर्स को देखोगे ना, जो कोटा वगैरह में पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उन टीचर से। उन टीचर का पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा होता है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करो और बच्चे के दिमाग में सब फिट। लेकिन हर एक बच्चा कभी ना कभी एक ऐसे टॉपिक पे फंसता है जो होता है स्टोइशियोमेट्री। कौन सा? स्टोइशियोमेट्री। यहाँ पे आने के बाद हर एक बच्चा फंस जाता है। मोल कॉन्सेप्ट तो भाई मास्टर फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सॉल्व कर लिया। लेकिन जब ये स्टोइशियोमेट्री में आ जाते हैं ना, तब बच्चा को समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है भाई। आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं, खुशी खुशी आ रहे होते हैं, उनकी खुशियाँ क्या हो जाती है, गम में बदल जाती है। ठीक है ना, उनकी खुशियाँ बदल जाती है गम में, जब उनको किसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट उनके सर पे डाला जाता है। उनके ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है। उसमें जब आपको ये पढ़ाया जाता है ना कि N2H2 गिव्स NH3, तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ना। रिएक्शन आपको पता चल जाता है, इस बच्चे को कैसे भी करके वो स्ट्रगल करके रिएक्शन को तो निकाल ही लेता है जब क्वेश्चन आपको उनको दिया जाता है। पर जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि 10 मोल NH2 जो है, 10 मोल N2 जो है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मोल N2 यूज़ हुआ है, तो कितना मोल NH3 और H2 यूज़ होगा, वो उनको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेन चीज़ क्या थी, बैलेंसिंग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, एक्चुअल मोल्स निकालने पड़ते थे। अगर आप इसका एक्चुअल मोल्स निकालोगे तो क्या होगा, इसका N2 + 2H2 गिव्स 2NH3। अब यही देख के बच्चा बोलता था, भाई बाप रे बाप, क्या कर दिया मैम ने, आपने, व्हाट एन अचीवमेंट। इसी को वो क्या मानते थे, अचीवमेंट मानते थे। क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि इसको देख के ना इनकी आंखें इसलिए फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम ये थी, इनकी प्रॉब्लम पता है क्या थी, we can't even know how to balance the reaction। इसका मतलब ये है कि इनको इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को। इनको अगर बैलेंस करना ही नहीं आएगा तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आधे बच्चे 10th क्लास के बाद इसी चीज़ से फंस जाते थे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था
कि वो बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ठीक है, मैं आपको अब ये समझाऊंगी कि अब क्या होता है ना, जब बच्चा यहाँ तक पढ़ लेता है स्टोइशियोमेट्री के बाद, तो धीरे धीरे जब वो आगे की तरफ बढ़ता है वो इसको स्किप कर देता है। पता है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना ये स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट ना बहुत सारे बच्चे स्किप करके आगे निकल जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं। पर धीरे 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 जब चीज़ें गुजरने लगती है, जब फिजिकल केमिस्ट्री ओवर हो जाता है, धीरे धीरे जब वो पहुंच जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, तो सबसे पहला जो चैप्टर आप उनको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उनको रेडॉक्स रिएक्शन। इसी रेडॉक्स रिएक्शन में उनको एक रोशनी दिखती है, उनको एक खोई हुई किरण उनको जागी हुई दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसी रिडॉक्स रिएक्शन में उनको एक कॉन्सेप्ट दिखता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। क्यों, ऐसा क्या है इस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट उनको ये बोलता है क्योंकि अगर आपको कोई भी रिएक्शन में आपको कुछ भी थियोरेटिकली मोल दी गई है, एक्चुअल मोल आप बिना निकाले आप इस थियोरेटिकल मोल के हेल्प से इस पूरे रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो बैलेंसिंग है इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा इसको देख के क्या करता है, खुश हो जाता है, उसको पता है उनको मिल गया एक अच्छा सा उपाय, जिस उपाय का इस्तेमाल करके वो ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के साथ। आप प्लीज़ धैर्य रखिए, इस पूरे वीडियो में आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अभी के टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के दम पे आप मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बैलेंसिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, पर यहाँ पे मैं आपको बैलेंसिंग तो नहीं सिखाऊंगी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं पार्शियल बैलेंसिंग तक सिखा दूंगी, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है ना, आधा बैलेंस करना है। ठीक है ना, अगर आधा बैलेंस करना सीख ही रहे हो इस वीडियो से तो पूरा ही सीख लो। ठीक है, मैं तो यही आपको बताऊंगी कि आप प्लीज़ एक वीडियो देख लीजिए, डेडिकेटेड वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है सुई और तलवार दोनों का काम अलग अलग रहता है। एक सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और एक तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। तो आपको दोनों चीज़ें समझनी होंगी। ये चीज़ इनऑर्गेनिक में काम आएगा और ये चीज़ फिजिकल में काम आएगा। क्योंकि स्टोइशियोमेट्री को हल्के में कभी मत लेना, क्योंकि वही चीज़ आपका जेईई मेंस का रैंक डिटरमाइन करता है। अगर आप जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्टोइशियोमेट्री से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैं इसको अभी रब आउट कर दूंगी। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, तो मैं एक रिएक्शन आपको लिख के देती हूँ, वही सेम रिएक्शन N2 + H2 गिव्स NH3। ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को समझेंगे। तो क्या होता है ना, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको कुछ और रिएक्शन मिलेगा, पर आपको मैंने बताया आपको यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं करना है। तो क्या होता है ना, आपको इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, वो ये बोलना चाहता है कि ऑलवेज फॉलो इक्विवेलेंस लॉ। वो बोलना चाहता है कि मेरा एक लॉ है, उसको पहले फॉलो करो। उसको अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो क्या होता है ना, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का लॉ वो बोलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया? इसका मतलब ये है जितना भी इक्विवेलेंस रिएक्टेंट में है उतना ही इक्विवेलेंस प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो आपका जो फॉर्मूला है वो जस्टिफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इसका इक्विवेलेंस A है तो इसका भी इक्विवेलेंस A होगा, और अगर इसका इक्विवेलेंस भी A है तो इसका इक्विवेलेंस भी A होगा। इसका मतलब ये है कि सबका इक्विवेलेंस सेम होगा। रिएक्टेंट में जितना इक्विवेलेंस, प्रोडक्ट में उतना इक्विवेलेंस। पर अब प्रॉब्लम ये आती है कि इक्विवेलेंस होता क्या है। इक्विवेलेंस की एक अलग सी दुनिया है, वो एक अलग सी कंट्री है दोस्त। इसकी दुनिया, इसके कंट्री को हम अभी जानेंगे। ठीक है ना, हर एक कंट्री का एक एक
बिहेवियर होता है। हर एक कंट्री आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश करता है, हर एक कंट्री के पास अपना अपना वेपन्स होता है कि नहीं? तो इन्हीं सूत्रों को, इन्हीं वानों को हम ज़रूर देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। आप जल्दी से इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब आउट करके इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये इक्विवेलेंस की दुनिया होती क्या है। तो अब हम जानने वाले हैं इक्विवेलेंस की दुनिया और मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया। दोनों की एक अलग अलग दुनिया है और दोनों अपने साथ साथ अलग अलग चीज़ों को कैरी करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो चीज़ भी हम जानेंगे और लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। वैसे तो दोनों चीज़ें सेम है क्योंकि यही से ये बन चुका है, तो उस चीज़ को हम ज़रूर जानेंगे। तो देखो अब क्या है ना, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में ना जिस तरह से आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, देखो उससे पहले आपको मैं एक हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन बोलती हूँ। आपको क्या मान के चलना है कि आप जो है ना, आप इंडियन है और मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन है, और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट जो होता है ये फॉरेन है, ठीक है ना? आपको ऐसे मान के चलना है। और ये मोल कॉन्सेप्ट जो चीज़ है ना, ये इंडियन तो है ही, लेकिन इसका अलग ही अंदाज है क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें पता है। आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए तो आपको वो सारी चीज़ें पता है जो मोल कॉन्सेप्ट में आती है, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पता है जो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में आती है। तो आप किसको अपना देश मानना चाहेंगे? आप मोल कॉन्सेप्ट को अपना देश मानना चाहेंगे या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को? ऑफ कोर्स इसी को मानना चाहेंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना? तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स। क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? ये बैरियर प्लीज़ हटा देते हैं। ये ऐसा लगता है कि दोनों बॉर्डर में है। आपको पता है हम सब देश में जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो वी शुड नॉट हेट एनी कंट्री। तो देखो, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है हमारा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। इतना तो आपको पता है, लेकिन जब भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट इस देश में चला आता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि उनकी देश है ना, तो वो उनको नंबर ऑफ मोल्स क्यों बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बोलेंगे। वो बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वो ये बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? आपको डिफरेंस को देखते देखते आगे बढ़ना है, ठीक है ना? तो उसने बोला कि मैं आपका पहला गुंडा छोड़ रही हूँ, वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो तेरे पास क्या है ऐसा? भारत के लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो बाहर के देश के लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास भी एक गुंडा है जो ये तय करता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा। दोनों अपने अपने वेपन्स छोड़ दिए, ठीक है ना? तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, वो है इक्विवेलेंट वेट और यहाँ पे मोलर मास। इसका तो आपको पता है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट को मैं EQ से लिख रही हूँ, ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं मोलर मास। देख के लग नहीं रहा है कि सेम ही तो चीज़ है, पर डिवाइड होके वो n फैक्टर से अपने आप को इक्विवेलेंट वेट घोषित कर देता है। मतलब कि मोलर मास को जब आप डिवाइड करोगे तो वो इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा, ठीक है? तो अगर आप इस फॉर्मूले को इसमें लगाते हैं, ठीक है ना, अगर आप लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा एन फैक्टर। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे रिएक्शन में आपको एक चीज़ दिख रहा है? अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को, इसको और इसको, तो आपको दिखेगा कि ये जो गिवन मास अपॉन मोलर मास है वो कोई कुछ ये तो नहीं है। तो आपको पता चल रहा है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो सब है। दोनों उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? उनके लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? इंसान इंसान ही होता है। इंसान उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, घूमता फिरता है, लेकिन उनके चाल चलन, उनके बिहेवियर क्या है? सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? उनके लैंग्वेज में। तो अगर इसको चेंज करोगे आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ
मोल्स इनटू एन फैक्टर, मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, एन फैक्टर में आ जाता है। ये एन फैक्टर क्या चीज़ है उसको हम ज़रूर समझेंगे। उससे पहले इसका दूसरा न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करेंगे जो इनके पास मौजूद है। पहले तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूसरा न्यूक्लियर वेपन क्या है, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। तो दूसरा वन जो है इसका वो है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। जो चीज़ यहाँ पे मोलैरिटी होती है वो चीज़ यहाँ पे नॉर्मेलिटी बन जाती है। कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों में, दोनों खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बस डिफरेंस आ जाता है उनके लैंग्वेज में। तो चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वन है इनका मोलैरिटी का। तो दूसरा वन ये बोलता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप में से सबको पता होगा। अब जब आपने सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था, तो भी आपको दिखेगा कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स में। तो मोलैरिटी क्या चीज़ होती है उस चीज़ को समझते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक लीटर में, एक लीटर वॉल्यूम में, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ये चीज़ आपको पता है। यही चीज़ नॉर्मेलिटी में जब आएगी तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लिखते थे इनके देश में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक एक चीज़ को, ठीक है ना। उनका देश अगर च्यों बोलता था तो इनका देश म्याऊ बोलता है उस चीज़ को, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम रहेगा भाई, वॉल्यूम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को आप और क्या लिख सकते हो सो दैट आप इस चीज़ को चेंज कर सको। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को आप क्या लिख सकते थे, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमको आफ्टर ऑल इधर ही पहुंचना है सो दैट हम चीज़ों को कंपेयर कर सके, आपस में दोस्ती बना सके और एक डिफरेंस निकाल सके, जिस डिफरेंस के माध्यम से हम चीज़ों को अपनी भाषाओं के थ्रू एक्सप्रेस कर सके। तो चलो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब आप इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करोगे तो व्हाट नॉर्मेलिटी विल बिकम, normality will become like this. It will be number of moles multiplied by n factor divided by what, volume। और इसी के चलते चीज़ें किस तरह से चेंज हो जाएंगी, इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, मोलैरिटी बोल सकते हो। तो आपका एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप किसी को भी डब्बा ना बनाओ। जो तो डब्बे में बने हुए दैट इज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, इवन इट्स डेरिवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझा रही हूँ कि इसको किस तरह से आप डिराइव कर सको, सो दैट आपको दिक्कत ना आए इसके डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी विल बिकम मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। अगर आप पहले वान को और दूसरे वान को ध्यान से देखोगे ना तो आपको डिफरेंस कहाँ पे दिखेगा पता है, दोनों बोलते एक जैसा है, दोनों करते एक काम है, दोनों के दिमाग एक जैसे चलते हैं, दोनों बहुत डेवलप्ड है। प्रॉब्लम आ जाती है इनके लैंग्वेज में। तो उनका लैंग्वेज क्या है, उनका एन फैक्टर, जो चीज़ क्या कर रही है, वेरी कर रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इस एन फैक्टर को हम जानेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एन फैक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं एक लैंग्वेज की। लैंग्वेज मतलब एन फैक्टर, ठीक है ना। तो जैसे लैंग्वेज के अलग अलग रोल होते हैं ना हर एक चीज़ों में, वैसे ही एन फैक्टर के भी अलग अलग रोल होते हैं। जैसे एन फैक्टर जो होता है ना वो अलग अलग
चीज़ों पे अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एसिड में अलग तरीके से बिहेव करता है, मतलब एन फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। एसिड में एन फैक्टर को डिटरमाइन करने का एक अलग सा रूल होता है, बेस में अलग होता है, सॉल्ट में अलग होता है, रिएक्शन में अलग होता है। मैं उस चीज़ को अच्छे से लिख देती हूँ। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हम किसको पढ़ रहे हैं, एन फैक्टर को पढ़ रहे हैं। एन फैक्टर को जानने के अलग अलग क्या होते हैं, जरिया होता है। पहला जरिया होता है एसिड। एसिड में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एसिड में एन फैक्टर, देखो यहाँ पे ना मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस रहेगा, एक तो एसिड रहता है, एक तो बेस रहता है, एक तो सॉल्ट रहता है, और चौथा रहता है हमारा रिएक्शन। मतलब हमारा जो इस पूरे वीडियो में जो मोटिव रहेगा वो होगा एन फैक्टर इन रिएक्शन निकालना, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में आपको मोर स्पेसिफिकली आपको रिएक्शन में एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। वैसे इन तीनों का मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है ना, इसको और डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है, पर यहाँ पे मेरा मुद्दा है आपको ये समझाने का, इसलिए इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि एसिड में अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ H+ आयंस क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने होंगे। काउंट द नंबर ऑफ H+ आयंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक एग्जाम्पल जैसे कि HNO3। आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कितने H+ आयंस है? H+ आयन मतलब कितने हाइड्रोजन है यार? एक हाइड्रोजन है तो एक है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है एक H2SO4। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 H+ आयन के चलते इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेस की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं इसको जल्दी से समझा देती हूँ। क्या होता है, बेस में H+ आयंस नहीं OH- आयंस देख लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहला हमारे पास एग्जाम्पल है NaOH। NaOH में आपको क्या दिखेगा, एन फैक्टर 1 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने OH है, एक है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं MgOH2। अब यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 2, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप तीसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हो AlOH3, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से काउंट करना है चीज़ों को। सॉल्ट में मैं एक ही एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई देयर वैलेंसीज, या फिर इंडिविजुअल चार्जेस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास Na है और Cl है। Na+1 से बनता है, Cl-1 से बनता है। आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 दैट विल बी 1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया। इस तरह से सॉल्ट का निकाला जाता है। हमारा इस पूरे चैप्टर में किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, रिएक्शन पे। तो रिएक्शन पे एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, रिएक्शन पे मैं आपको समझाने से पहले रिएक्शन में किस तरह से आपको देखना है, उस चीज़ को परखना है, उसको परखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जिस फॉर्मूले के हेल्प से आप इजीली एन फैक्टर को निकाल सकते हो। पहले तो आप रिएक्शन में एन फैक्टर क्या रोल प्ले करता है उसको जान लो, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, एन फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड divided by stoichiometry. Coefficient. ये होता है एन फैक्टर का फॉर्मूला इन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन में आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या देखोगे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन से उस रिएक्शन में जा रहे हैं। देखो आप फर्स्ट चैप्टर से यही पढ़ रहे हो कि ये सब कुछ जो होता है ना, रिएक्शन वगैरह सब इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल होता है। आपको जब मॉलिक्यूल दिया जाता है तब आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन ढूंढना ईजी होता है कि नहीं, हार्ड होता है, आप नहीं ढूंढ सकते। आपको उस रिएक्शन में आपको H2SO4 दिया गया मान लो, अब H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप कैसे निकालोगे, वो आप एन फैक्टर से निकालोगे। एन फैक्टर ये बताता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल HNO3 पे H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब आप वो रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो जो आपको वो कोफिशिएंट दिखता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, वो जो N2
और 2H2 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके साथ उसको डिवाइड करना है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगी, ये चीज़ का आपको दिक्कत नहीं करना। अभी बस ये समझ लो कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है रिएक्शन करने के दौरान, उनको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। इस चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ाती हूँ। तो देखो, अब हम बात करने जाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमको एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे केसेस है, अलग अलग केसेस है। जब भी कोई एक रिएक्टेंट जो होता है वो या तो ऑक्सीडेशन करता है या तो रिडक्शन करता है, तो हर एक रिएक्टेंट के ना अलग अलग तरीके होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन करने के। ठीक है ना, तो उन सारे रिएक्शंस को हम अच्छे से जानेंगे और उन सारे रिएक्शन में हम एन फैक्टर निकालना भी अच्छे से जानेंगे। तो ऐसे 4 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में जंप करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स में जंप करने से पहले आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से जानो। ठीक है ना, इसको एक वन शॉट वीडियो की तरह देखने से बेहतर है इसको एक प्रॉपर वीडियो के टर्म्स में इसको देखो। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं पहला केस। तो पहला केस ये है कि जब हमारा रिएक्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हम मोर स्पेसिफिकली पहले रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का जानना आपको सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही रिएक्शन की शुरुआत होती है। रिएक्टेंट इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल, आगे चल देखो यहाँ पे ओनली वन मॉलिक्यूल लिखा है ना, ऐसे आगे चलते चलते हम इसके केसेस को और बढ़ाते जाएंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगो ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसका एक रिएक्शन के थ्रू हम एक एग्जांपल को समझेंगे। ठीक है ना, तो हम रिएक्शन ले रहे हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो कि है के MnO4, जो कि आगे रिएक्ट करता है किसके साथ, C2O4 ऑक्जेलेट मान लो। ठीक है ना, ऑक्जेलेट के साथ रिएक्ट करके Mn+2 और CO2 प्रोड्यूस करता है, मान के चलो। ठीक है ना, ये एक रिएक्शन है हमारे पास। इस रिएक्शन में आपको एक चीज दिखेगा, आपको एक चीज ये दिखेगा कि के ओ इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1, इसका +1, इसका -2 होता है। ये चीज आपको पता ही है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आता ही होगा, आई होप आपको आता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही पढ़ाया जाता है। ये तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं ये चीज़ जान लो। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ कैसे निकालते हैं, एक समझाती हूँ, बाकी का प्लीज़ प्रैक्टिस करके सीखिए अगर आपको नहीं आता तो बता देती हूँ कि इसका कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है पहले तो ये जान लो, जिसका हमको ना पता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। क्यों नहीं पता, इसलिए इसका हम X मान रहे हैं, इसलिए नहीं पता क्योंकि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है पहले तो, और ऊपर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है ना दोस्त, जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी चार्जेस है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितना चार्ज कैरी करता है, उन सारे चार्जेस को आपको ऐड करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऐड करना है, राइट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट है उसके साइड उसको वो लिखना है। कैसे लिखना है दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है जो कि KMnO4 है, तो इसको अगर आप लिखोगे तो K का चार्ज कितना होता है, +1 होता है। Mn का क्या है, X है। अब X को आप +X ही मान के चलो, क्या होगा जब आप निकालोगे तो आपको X की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस के टर्म्स में। और हाँ, विद साइन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो O का -2 होता है और 4 O है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको राइट हैंड साइड में 0 लिखना है। अब क्या करोगे आप, +1 को आप एज इट इज़ 1 भी तो लिख सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 8 - 1 दैट इज़ 7, और वो भी प्लस में। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। वैसे ही हम इसका भी एक बार निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे O का तो आपको पता ही है, C का आपको नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, अगर मैं इसका बताऊँ तो मोर स्पेसिफिकली
तो ये इसको हम x मानेंगे। कितने हैं यहाँ पे? दो है C, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस होगा या माइनस होगा? वो तो -2 चार्ज कैरी करता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, और राइट हैंड साइड में कितने चार्जेस पूरे मॉलिक्यूल में? -2 का चार्ज है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसके चलते आपको क्या मिल जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा, और 4 2 8 होता है 2x -2, और उस तरफ 8 चला गया तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो C है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वहाँ पे अगर आप निकालने जाओगे तो O2 क्या होता है? 2 2 4, तो इसका 4 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, उस तरफ जाके वो प्लस में 4 हो जाएगा, तो कार्बन का +4 और इसका +2 तो एज इट इज़ गिवन ही है आपको। इस चीज़ को आप फटाफट से कर लो, मैं इसको रब आउट कर रही हूँ, ठीक है। देखो आपने अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, अब क्या करना है आपको? आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? जब भी आपको इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1 विल बी व्हाट? स्टेप 1 विल बी व्हाट? आपका पहला स्टेप रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कैसे होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो हम जानेंगे, पहले आपको क्या करना है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोल ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल का नहीं एलिमेंट का निकाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mn का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे कार्बन का निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप 2, कंपेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? अब मैं इसको छोटा सा लिखती हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको और सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली हमारा जो लाइट है, कैमरा है, एक्शन है, वो सब कहाँ पे जाएगा? Mn की तरफ फोकस होगा, और उसमें भी कहाँ पे फोकस होगा? Mn की तरफ। जहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना आपको चीज़ें, उसको पकड़ना है। यहाँ पे Mn कॉमन है, यहाँ पे K दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आप K पे क्यों फोकस करोगे? आप Mn पे फोकस करो, क्योंकि चीज़ें Mn की चेंज हो रही है कि नहीं। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट का शिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ गया है? +7 से +2 में गया है। तो मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? सॉरी, अच्छा यहाँ पे +7 से +2 है, तो चीज़ें क्या हुई? घट गई, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है? इफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है, आपको क्या करना है? इफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में गया, मतलब घट गया, तो ये क्या हो गया? हमारा रिडक्शन हो गया। वैसे ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, वाइस वर्सा हो गया। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब अगर आप इधर देखोगे तो रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे +3 से +4 गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आपका तीसरा स्टेप क्या होगा? ये तो आपने जान लिया कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। अब आपको तीसरा स्टेप ये जानना है, फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, जब भी इस चीज़ को आप करते रहोगे तो इतना स्टेप भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेप्स इसलिए दिया जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप में से कुछ भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा बिगिनर है, उसको नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं, तो वो ये चीज़ लिख के लेगा, तो फिर उसको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। कल को अगर वो भूल जाता है तो क्या करना है आपको? डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? +7 से +2, मतलब +5 का क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे चेंज दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 से 4 1 का, यहाँ पे 5 का। आप प्लस माइनस में मत लिखना इसको साइन के टर्म्स में, इसको डिफरेंस को आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक का? तो 5 का और 1 का। तो अब लास्ट स्टेप आ जाता है, लास्ट स्टेप दैट इज एन फैक्टर। एन फैक्टर विल बी difference in oxidation state
ठीक है ना, जो आपने डिफरेंस निकाला है उसी को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपने डिफरेंस निकाला है ना दोस्त, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, जिस इस एलिमेंट में कितने एटम्स है, ठीक है ना, एटम्स इन दैट एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकाला उस एलिमेंट में कितने एटम्स है, यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पे एक एटम है, तो आप इसको क्या करोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसके चलते आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एंड दिस 5 इज नथिंग बट द एन फैक्टर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, ये अगर आप यहाँ पे भी निकालोगे तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एंड दिस 2 इज द एन फैक्टर। टेंशन मत लो, ऐसे मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल करवाती हूँ तो आपको और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। समझ में आया? तो चलो पहले तो आप इसको निकाल लो, फिर मैं आपको इसका प्रोडक्ट का पहले बता देती हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों जब बात प्रोडक्ट की आती है ना, तब क्या होता है ना, कुछ झमेले होते हैं। टेंशन मत लो, इस वीडियो में उन झमेलों को क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ। तो देखो रिएक्टेंट का तो आप समझ गए, जब यही रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट का जब आपको एन फैक्टर निकालना हो इस पूरे रिएक्शन में, तब चीज़ें अलग हो जाती है। तो 2 स्टेप्स 2 फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। फॉर्मूले नहीं बोल सकते, 2 नाम दे देती हूँ मैं, अपनी तरफ से दे देती हूँ, ठीक है ना। एक होगा हमारा कॉपीकैट फॉर्मूला, दूसरा होगा हमारा पार्शियल बैलेंसिंग फॉर्मूला। इसका मतलब ये है, कॉपीकैट फॉर्मूला का मतलब समझ लेते पहले। देखो कॉपीकैट फॉर्मूला में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है रिएक्टेंट में, जो भी मैंने स्टेप्स आपको करके दिए थे, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आया? मतलब आपको अभी मैंने क्या समझाया था कि डिफरेंस को निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, उसमें कितने एलिमेंट्स कितने एटम्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, है कि नहीं। वो चीज़ मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, और वही चीज़ आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाता है हमारा कॉपीकैट फॉर्मूला। तो कहाँ पे कॉपीकैट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे कैसे शो करूँगी, ऐसे एक सिंबल से शो करूँगी, और पार्शियल बैलेंसिंग का फॉर्मूला मैं पीबी से शो करूँगी, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में आपको कौन सा वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉपीकैट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उस चीज़ को समझते हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको पता चल चुका है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे सो दैट आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो देखो इसका कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका क्या होगा डिफरेंस, +5 का डिफरेंस होगा। अच्छा कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आए? अब वैसे ही इसका अगर निकालोगे तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस क्या है 1 का, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के 1 प्रेजेंट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो इसमें कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऐसे हम 3 एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा Fe2+ से Fe3+, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है 1 का, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है 1 का। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम्स प्रेजेंट है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, इसका भी एन फैक्टर क्या हो गया हमारा 1 हो गया, दोनों में एक ही तो एटम्स प्रेजेंट है। चलो तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है FeO, और इसको हमने आगे कन्वर्ट कर दिया Fe2O3 से। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब ये है, फेरस का नाम याद रखना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका आपको याद रखना है, सल्फाइड, क्लोराइड, क्लोरीन, ये सारे आयंस होते हैं ना। इन सारे आयंस का आपको पर्टिकुलर चार्ज होता है। उन सारे आयंस आपको NCERT की बुक के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। आप उन सारे के सारे लाइन्स, उन चार्ट को अच्छे से छाट लो, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको बता दिया, फेरस और फेरिक का तो हर किसी को पता ही होता है कि जब
Fe जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, फेरिक। और जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, फेरस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 से +3 का जंप हो रहा है, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इसका 1 हुआ। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी 1 इंटू कितने एटम्स, 1, तो 1 हुआ इसका। इसमें क्या होगा, एन फैक्टर अलग होगा, देखो 1 इंटू डिफरेंस इन, मतलब एटम्स कितने, 2, तो इसका क्या हुआ, एन फैक्टर 2 हुआ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया, आपको एक चीज़ नहीं दिखा कि यहाँ पे मैं जितने भी एग्जाम्पल ले चुकी हूँ उनमें आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगा। ये जो KMnO4 है, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, यहाँ पे चीज़ रिड्यूस हो रही है, चीज़ें क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, एंड फैक्टर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, वो चीज़ भी आपको दिख रहा होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल कराया, देख लेना, आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, आप में से बहुत सारे शार्प बच्चे होंगे जो आपके साथ वीडियोस देख रहे होंगे, उनको ये प्रॉब्लम, ये जो डाउट है ना, ये उनके ऑलरेडी दिमाग में होगा। ये डाउट उनका ये डाउट होगा कि उनको ये पूछ रहे होंगे वो कि किसने आपको हिम्मत दिया आप ये फॉर्मूला लिखने का आपको, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि KMnO4 जो है वो Mn2+ में कन्वर्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी, क्योंकि जो लोग टॉपर है, जिनको पता है कि क्या होता है KMnO4 का फीचर, उनसे अगर आप पूछोगे ना तो उनको पता है ये चीज़। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। क्या होता है ना, KMnO4 जो होता है ना, वो अलग अलग मीडियम में ना अलग अलग तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। क्या होता है ना, ये KMnO4 जो होता है ना, किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है दोस्त कि उसको कभी भी Mn2+ में कन्वर्ट कर दे, कभी भी Mn3+ में, 4+ में, 5+ में कन्वर्ट, नहीं नहीं नहीं, किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है। और मैं आप सभी टॉपर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको बस सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मीडियम मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रही थी। मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ऐसा जो अलग अलग मीडियम में KMnO4 जो होता है किस तरह से बिहेव करता है। किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो KMnO4 में जो +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Mn+2 कर दे, ठीक है ना, क्योंकि KMnO4 वेरीज, वो वेरी करता है, उसका हमेशा इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखता, ठीक है ना। क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस चीज़ को आप फटाफट से लिख लीजिए। तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं अलग अलग मीडियम में। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं पहले हेडिंग लिख देती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला इसका बिहेवियर होगा, तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा KMnO4, ठीक है ना। KMnO4 जो होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है। अच्छा, पहले तो एक काम करती हूँ, मैं एक बात बता देती हूँ। KMnO4 जो होता है ना, इसको हम अगर इसमें से अगर हम K हटा देते हैं तो क्या होता है ना, ये जो K जो +1 चार्ज कैरी करता था वो -1 चार्ज छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये हट गया तो यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल में जो चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा, MnO4-। इसका मतलब ये है कि इसमें एक बंदा था, वो जा चुका है, ज़िंदगी की सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर कभी नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी कुछ यादें रह जाती है, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ रह जाती है। जैसे कि उनकी मेन प्रॉपर्टी जो कि क्या थी, के जो कि +1 में थी, वो चीज़ निकलने के बाद एक चीज़ छोड़ के चली गई, वो क्या थी, वो थी -1 की चीज चार्ज, ठीक है ना। तो -1 का चार्ज छोड़ के चला गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl जो कि +1 चार्ज अगेन वो भी कैरी करता है, और जब ये HCl में से H को हटा दिया जाए तो उसकी स्थिति जो कि थी जो +1 चार्ज कैरी करने की, वो क्या छोड़ के चला गया, -1 चार्ज छोड़ के चला गया। और उसी के चलते अब HCl को हम क्या लिख सकते हैं, Cl- लिख सकते हैं H को हटाने के बाद। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता है कि आप KMnO4 को MnO4- में भी लिख सकते हो। ये जो जस्ट एक तरीका था बताने का, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा पहला आता है वो होता है हमारा KMnO4। अब इसके अलग अलग बिहेवियर देखते हैं, कौन कौन से मीडियम में कैसा बिहेव करता है। मुझे लगता है कि मुझे ये थोड़ा और साफ तरीके से लिखना चाहिए।
तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होता है। तो MnO4 माइनस जो होता है ना वो Mn+2 में चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम में जो मैंने आपको इससे पहले का जो रिएक्शन करवाया था, वो जो रिएक्शन था वो एसिडिक मीडियम का रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में हमने क्या किया था, Mn+2 में हमने चेंज किया था चीज़ को। समझ में आया? ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं, बेसिक मीडियम का देखते हैं। अच्छा, बेसिक मीडियम से पहले एक और मीडियम आता है, वो होता है न्यूट्रल मीडियम, जिसको कि आप बेसिक भी बोल सकते हो, लेकिन माइल्ड वाला बेसिक, ठीक है ना। बेसिक भी बोल सकते हो इसको, माइल्ड वाला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि MnO4 माइनस जो होता है ना वो किस में चेंज होता है, Mn+4 में। किस में? +4 में। उसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, जैसे जैसे उसका pH बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, देख दो आप, ठीक है ना। तीसरा एक स्टेट आता है, वो होता है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम? स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। इस मीडियम में क्या होता है कि जो MnO4 माइनस जो होता है ना वो चीज़ किस में चेंज हो जाती है, Mn+6। इसका मतलब ये है कि दोस्त, जैसे जैसे आपका pH बढ़ रहा है, तो pH जो होता है ना जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा है। किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn का। ये चीज़ लिखना मत, वो मैं बस ऐसा समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तीनों को देखोगे तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। पर इसमें दिक्कत क्या है? फिर आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप इसमें दिक्कत क्या है। देखो, इसमें दिक्कत ये है जो कि बुद्धिजीवी लोग ही जानते हैं, कुछ जिनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने इलीगली क्यों उस चीज़ को वैसे लिख दिया, क्योंकि इस मीडियम से अलग अलग मीडियम में KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो इससे एंड फैक्टर में फ़र्क पड़ता है। एंड फैक्टर में चीज़ें बिगड़ जाती है, एंड फैक्टर सेम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि एंड फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सब में +7 होता है Mn लेफ्ट हैंड साइड में, पर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 246 हो रखा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगा, मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना के डिफरेंस का मैं आपको सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 7 से 2 में गया तो 5 का है यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे है डिफरेंस 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो आपको डिफरेंस दिख गया। अब आप एन फैक्टर निकालिए। आप इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में सेम सेम Mn का एटम है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 3, इसका भी 3 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, इसका भी 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? एन फैक्टर इससे बदल रहा है, तो इसीलिए कुछ लोगों को इसमें डाउट आया, ठीक है। अब दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, और क्यों करा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना ऑर्गेनिक के, तब आपको दिखेगा कि आपके पापा के ज़माने में लोग कितनी मेहनत करते थे, ठीक है ना। आपको बताऊंगी, आप वेट कीजिए। दूसरा है CrK2Cr2O7। देखो, इस चीज़ को ना जब मैंने पहली बार देखा था ना, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पहली बार जब मैंने 10th क्लास में देखा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हमको टीचर्स पढ़ा रहे थे, तब मैं इसको बस एक नज़रिए से ही दिखती थी, CR7 सू, ठीक है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुझे बहुत बात याद आती थी, क्योंकि आपको जब आप इस चीज़ को तोड़ोगे, जब आप इसमें से के को हटा दोगे, ज़िंदगी की सफ़र से जब K2 को गुजार दोगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाएगा CrO7 2-, क्योंकि वो दो चीज़ छोड़ के जाएगा ना। वो क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब वो निकल जाता है तब वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में देखोगे तो आपको एसिडिक मीडियम में दिखेगा कि ये जो है ना, ये Cr+3 चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अब आप निकालोगे ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं लगाया मैंने, तो अब आप अगर देखोगे ना तो इनमें एन फैक्टर वेरी करता है। यहाँ पे आपको एन फैक्टर, पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 2x। अच्छा, Cr का निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x मान के चलोगे, और 7
-2 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू -2। चार्ज पूरा कितना कैरी कर रहा है, -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 14 दिखेगा, -2 दिखेगा, और 2x के चलते ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या दिख रही है, x की वैल्यू नहीं, मतलब CR की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3। तो यहाँ पे +6 से +3 में जाते इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 3 से चेंज हो जाएगा। तो अब अगर आप कंपेयर करके आप मुझे n फैक्टर बता सको तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 दैट विल बी 3, और इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक ऐसे ज़माने का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जब आपके फादर JEE एडवांस की तैयारी करते थे। वैसे तो आपका फादर नहीं बोलेंगे, कुछ फादर जो 1997 में एग्ज़ाम देते थे JEE एडवांस का, तब की बात करेंगे। तो अब हम बढ़ेंगे 1997 के एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ओर, जो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आ चुके हैं उस क्वेश्चन की ओर जो आपको 1997 में देखने को मिला था, आपको नहीं, आपके फादर को देखने को मिला था। एक ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला तो ऑब्स्टेकल यही है कि मैंने आपको इतना कुछ सिखाया, इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन सिखाया, उस रिएक्शन में आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही दिख रहा है, आपको कोई रिएक्शन ही नहीं दिख रहा। पहले तो यही पे फंसे हुए बच्चे, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे वहाँ से एलिमिनेट हो गए मान लो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट। इसका मतलब क्या है कि KMnO4 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो KMnO4 को अब लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। चलो, तो KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। अब मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो फाइटर लोग होंगे वहाँ यहाँ पे आके फंस जाएंगे। अगर किसी ने NCERT नहीं पढ़ा, उसमें से 30% लोग यहाँ से भी एलिमिनेट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सल्फाइड आयन का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर सल्फाइड आयन का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, सल्फाइड आयन का फॉर्मूला होता है SO4 2-। अगर सल्फाइड आयन का फॉर्मूला पता हो गया तो आपको आगे चीज़ें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियम कौन सा दिया गया है, एसिडिक मीडियम। इसका मतलब क्या है, Mn+2 में वो चीज़ चेंज हो रही है। देखो मैंने आपको इससे पहले ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 कैसे बिहेव करता है। इसका मतलब एक छोटे से वर्ड और एक छोटे से मॉलिक्यूल के हेल्प से आपने एक रिएक्शन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। समझ में आया। तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू आपको रिएक्शन को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि ये लो रिएक्शन आप खुद सॉल्व करो, आपको निकालना है इनफैक्टर, ऐसा कोई काम नहीं करता। टीचर जिस तरह से इजीली एक्सप्लेन करता है ना चीज़ों को, क्वेश्चन में कभी ऐसा आता नहीं है। क्वेश्चन में आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, पहले तो फाइट करना पड़ता है, उसमें ऑब्स्टेकल्स से निकलना पड़ता है, पार होना पड़ता है, तब जाके जब JEE के एडवांस के एग्जाम्स में बैठते हो उससे पहले आपको कई सारे टेस्ट लगाने पड़ते हैं। आपको बहुत सारी जो धक धक होती है ना, हार्ट बीट जो ऊपर नीचे होती रहती है टेस्ट के दौरान, उस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ता है। वो कैसे रियलाइज़ होता है, जब आप सेंटर में जाके कहीं पे या किसी एकेडमी में जाके ऑफलाइन टेस्ट देते हो, ठीक है ना। तो इसके चलते आपको चीज़ों को धीरे धीरे ग्रैब करनी आ जाती है। जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तब आपके JEE एडवांस में या मेंस में अच्छी रैंक्स आती है। समझ में आया। तो चलो बात कर लेते हैं अब आगे। और यही चीज़ जो होता है वो आगे चल के सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO4 2- में, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। अब आपने रिएक्शन बना लिया, पहला स्टेप तो ये था, आपने निचोड़ के रिएक्शन बना दिए, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 जो आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और आपको क्या दिया गया, टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। आपको थियोरेटिकल मोल दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 मोल, आप थियोरेटिकल मोल को कैसे लिखोगे, इधर लिखोगे एज इट इज। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं कुछ बैलेंस नहीं करूँगी, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बैलेंस किया, KMnO4 इसको एज इट इज़ जस्ट रिएक्शन लिख दिया और छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको पता है 1 मोल है तो यहाँ पे कितना मोल आएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको बताती हूँ। चीज़ें
मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो सकती है, इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो सकती है, पर आपको जानना ज़रूरी है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला जो मैंने आपको जस्ट इससे पहले नहीं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना बड़ा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और आपको अभी तक एन फैक्टर और इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे वो चीज़ देखो, किस तरह से शफल करना है चीज़ों को। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया गया है, आपको एन फैक्टर भी निकालना आता है, तो क्या आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए हुआ तो इसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए होगा, और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए हुआ तो इसका भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए होगा, और अगर इसका भी हुआ तो इसका भी ए होगा, तो मतलब सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए हुआ। तो मतलब इसको सॉल्व करके इसका जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, उसको हम इधर पुट करेंगे, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल गया, एन फैक्टर आपको निकालना आ जाएगा, तो उस एन फैक्टर को डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसका मोल्स पता चल जाएगा। समझ में आया आपको मेरी बात, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर इसी से समझो, रिएक्शन के ये सोल्यूशन से ही समझो। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले आपको एन फैक्टर निकालना है। इसका क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका होगा 3 टू द अच्छा कैसे सॉल्व करोगे एक बात बताती हूँ। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 6 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। वो चीज़ उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में -2 बैठा हुआ है, वो -2 6 के साथ जब रिएक्ट होगा, मतलब माइनस होगा, तो क्या होगा, 4 आएगा। तो एस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 4 होगा, और उसका भी वैसे ही सॉल्व करो। 4 टू ज़ा 8, जो कि -2 में है, -8 में है, वो उस तरफ जाएगा, तो वो -2 के साथ माइनस होके वो चीज़ 6 बना देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप खुद से भी सॉल्व भी कर सकते हो और दिमाग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। और अब आपको एन फैक्टर तो इजीली निकालना आ ही जाएगा। अच्छा, एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक एटम है, तो इसका एन फैक्टर हो गया हमारा 2। समझ में आया, आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। अच्छा, अब आपको एन फैक्टर निकालना आ गया। अब इसी एन फैक्टर को यहाँ पे आपको एन फैक्टर पता है, और इस एन फैक्टर को जब आप नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो अब ये मोल और इसको क्या कर दिया आपने, इक्विवेलेंट निकालने में काम में लगा दिया इसको। तो मोल क्या हुआ हमारा 1, एन फैक्टर क्या हुआ हमारा 2, तो इसका हमारा इसके साथ हमको इक्विवेलेंट क्या मिल जाता है 2। तो मतलब इसका भी 2 इक्विवेलेंट, इसका भी 2 इक्विवेलेंट, इसका भी 2 इक्विवेलेंट, इसका भी 2 इक्विवेलेंट, इसका भी 2 इक्विवेलेंट। लेकिन हमको किसका इस्तेमाल करना है, इसका इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करना है, सो दैट हमको हमारा नंबर ऑफ मोल्स मिल सके। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट हम जान चुके हैं, लेकिन इसका एन फैक्टर हम अब भी नहीं जानते। एन फैक्टर क्या है इसका, Mn का +7 चार्ज होता है, Mn +2 का +2 चार्ज होता है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया +5 का। ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस जो है वो क्या है, +5 का डिफरेंस। और एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एन फैक्टर विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी 5। तो अब एन फैक्टर निकल गया, इक्विवेलेंट भी निकल गया, तो एन फैक्टर इक्विवेलेंट के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एंड दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 डिवाइडेड बाय 5 मोल्स विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलो इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जितना भी हमने पढ़ा वो फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस को जानेंगे। हमारा केस सेकंड क्या होगा, अब हम दूसरे थोड़ा एक स्टेप आगे, हाँ 3 केसेस पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है ना, टेंशन मतलब अभी आपका ओवर होने वाला है पूरा। तो दूसरा केस ये होता है रिएक्टेंट्स
इन विच, पहले 1 था अब 2, इन विच 2 or more reactants नहीं, elements undergo oxidation और reduction। अब क्या होता है, ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि 2 से ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स जो कि 2 से ज़्यादा है और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा तो उसका एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे उसका भी। तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं FeC2O4, ठीक है। तो ये आगे चल के रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe+3 और CO2। याद रखना, हमको अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, हमको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, क्या निकालोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो आप दिखेगा, आपको पता है कि ये C2O4 जो होता है वो कितना चार्ज कैरी करता है, ऑक्सीलेट कितना चार्ज कैरी करता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, ये -2 चार्ज कैरी करता है। और ये चीज़ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अच्छे से देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चार्जेस पता चल जाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कैरी करता है। बट कोई बात नहीं, याद रखो इस चीज़ को, -2 अगर ये चार्ज कैरी कर रहा है तो वो उस तरफ जाके क्या बना देगा, +2 चार्ज। तो इसका मतलब Fe का कितना चार्ज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे जाके वो Fe+3 में बदल रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो है ना, इधर जाके क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। पर अगर यहाँ पे देखोगे ना, C2 को अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे, अगर आप C2 का निकालोगे, सिर्फ C2 का, तो क्या होगा, C2 का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे होगा +2 हुआ, वहाँ पे 4 4 2 8 हुआ, माइनस में 8 हो गया, -8 +2 से रिएक्ट करके -6 हो गया, -6 उस तरफ गया तो ये हो गया +3, और वो उधर जाके क्या हो गया, +4 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है अगेन, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किया गया है। तो मतलब यहाँ पे +1 का डिफरेंस है, यहाँ पे +1 का, दोनों में +1 का डिफरेंस है। पर आपको एक चीज दिख रहा है, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा है, पर एक ही मॉलिक्यूल में दो एन फैक्टर। अब कैसे निकालोगे, आपको अलग अलग एन फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे एन फैक्टर निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको एन फैक्टर जो देखने को मिलेगा, मैं डायरेक्टली एन फैक्टर लिखती हूँ, जो कि आपको क्या दिखेगा, 1 × कितने हैं, 2 है, तो 1 × 2, क्योंकि 2 एटम्स है, ठीक है ना। वेराज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एन फैक्टर निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 1 × यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1, वहाँ पे एन फैक्टर 2। अब दो एन फैक्टर जब आ जाता है तब आपको एन फैक्टर डिसाइड कैसे करना होता है, उसको एन फैक्टर को डिसाइड करने के लिए आपको आपको कुछ क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन ये है कि अगर रिएक्शन में दोनों के दोनों, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एलिमेंट्स अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मैं ऑक्सी लिखती हूँ, हाँ, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सी तक लिखती हूँ, तो क्या होगा, एडिशन किसका, ऑफ एन फैक्टर। वही अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ एन फैक्टर। यही अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एडिशन। समझ में आ रहा है, सेम चीज ऐड होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, आप इस चीज़ को जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करना है। तो अगर आप इस कंडीशन को देखोगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी व्हाट, एन फैक्टर विल बी एडेड। तो एन फैक्टर, दिस विल बी, इफ
if this is NF1 and this is NF2, then NF1 plus NF2 that will be 2 plus 1 that is 3. समझ में आया? तो अब आपको इसका एन फैक्टर पता चल गया. ये किसका है? रिएक्टेंट का है. समझ में आया? एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को जल्दी से लिख लो. एक और एग्जाम्पल है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल यही FeC2O4. अब ये एग्जाम्पल जो है ये सही नहीं है, ये गलत है. मान के चलो अगर ये +1 कर देता है, मान के चलो ये +1 कर देता है और ये CO2 है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे +2 से लेके ये क्या हो गया +3 में. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, +2 से +1 में गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. और यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. पता ही है, अभी C2 का करके दिखाया मैंने, +3 से +4 गया. तो मतलब कहीं पे रिडक्शन, कहीं पे ऑक्सीडेशन. तो अब यहाँ पे कौन सा वाला स्टेप यूज होगा? यहाँ पे अब एन फैक्टर क्या होगा? माइनस होगा. क्या होगा? माइनस होगा. समझ में आया? अच्छा, तो मैं इस चीज़ को भी रब करती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट तो आपने निकाल लिया है. अब एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो होता है ना, एन फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्ट होता है, एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है? वो कॉपीकैट रूल फॉलो करता नहीं है. डू नॉट फॉलो कॉपीकैट रूल. समझ में आया? इसका मतलब ये फिर कौन सा रूल फॉलो करेगा? इट विल फॉलो पार्शियल बैलेंसिंग रूल. व्हाट रूल इट विल फॉलो? इट विल फॉलो पार्शियल बैलेंसिंग रूल. अब ये रूल बोलता क्या है? इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे हम. क्या होता है यहाँ पे? आपको आधा बैलेंसिंग करना पड़ेगा. मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि मैं आपको इस वीडियो में आपको आधा बैलेंसिंग करना सिखा दूंगी और पूरा तो आप खुद ही सीख जाओगे. तो क्या होता है यहाँ पे? ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आपको एज इट इज़ लेके चलना है. ठीक है ना? ये देखो FeC2O4. बहुत ईजी है. आप मुझे ये बोलोगे कि भाई अब बैलेंसिंग भी सिखाएगी क्या तू? मतलब ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि अब क्या आप बैलेंसिंग भी सिखाओगे हमको? तो आपने इतना कुछ जो बताया था कि बिना बैलेंस किए आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? तो देखो, बैलेंसिंग में मैं आपको पार्शियल वाला सिखा रही हूँ और पार्शियल वाला इतना ईजी है ना कि वो हर कोई कर सकता है. पर जब वो फुल बैलेंसिंग में आ जाता है ना, तब चीज़ें बहुत अलग हो जाती है. तब बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें, किस एलिमेंट को कितना लेके चले. ठीक है, देखो बहुत इजी है. देखो क्या है ना, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा Fe+3 और CO2. ठीक है, तब देखो इधर ध्यान से देखना. आपको क्या करना है? आपको रिएक्टेंट को ना 1 लेके चलना है. मतलब रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स में आपको उसका स्टोइशियोमेट्री 1 लेके चलना है. अगर आप इसको 1 लेके चलोगे ना, तो क्या होगा ना, यहाँ पे अब अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, क्या क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को इसके साथ आपको कंपेयर करना है. आपको RHS में Fe दिख रहा है. ये Fe यहाँ पे कितना है? 1 है. 1 मोल में कितना है? 1 है. तो यहाँ पे आपको क्या डालना है? 1 डालना है. वैसे यहाँ पे CO2 है, तो यहाँ पे C कितना है? 1 है. यहाँ पे कितना है? 2 है. तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है. ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर आपने पार्शियल बैलेंसिंग कर दिया, फिर आपको एक मास्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है. वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगी. वो फॉर्मूला ये है, एन फैक्टर इज इक्वल टू, मैंने चीज़ आपको बताया था जब मैं आपको रिएक्शन का एन फैक्टर अलग अलग तरीके से जब मैं क्लासीफाई कर रही थी, तब मैंने आपको रिएक्शन वाले पार्ट में बताया था कि एन फैक्टर रिएक्शन में किस तरह से निकाला जाता है. तो वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री. समझ में आया? वो स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट मैंने क्यों लिखा था, वो यही स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट है. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मैंने आपको बताया था, उसी को हम एन फैक्टर बोलते हैं. तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एन फैक्टर हमने निकाला था, क्या है इसका एन फैक्टर? हमने निकाला था 3. यहाँ पे अगर एन फैक्टर इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर 3 हुआ एन फैक्टर, अगर इस पूरे मॉलिक्यूल का एन फैक्टर अगर 3 है, तो इसका मतलब क्या है?
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे इस पूरे रिएक्टेंट में n फैक्टर 3 है, तो मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या तो गेन कर रहा है या तो रिलीज कर रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब यही 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट में जितने भी आपको दिखेंगे, ये दिखेंगे मॉलिक्यूल्स, उन सारे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इसका काम है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है वो जनरेट करना। इसने जनरेट कर दिया, अब ये चीज़ प्रोडक्ट में जाएगा और फिर प्रोडक्ट संभाल लेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के पास अब आपके के पास एक फॉर्मूला है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब स्टोइचियोमेट्री क्या है, ये 1, तो इसको डिवाइड कर दो 1 से, तो ये हो जाएगा इसका n फैक्टर। समझ में आया? वैसे ही यही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना है, 3, क्योंकि यही 3 चला गया, इसने तो देखा नहीं, इसका काम है बस ये 3 छोड़ देना, और ये इस 3 ने इसने उसको पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, तो अब n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इस 2 को आपको इधर डालना है, तो इसके साथ आपका n फैक्टर क्या आ जाएगा, 3/2। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो इसके साथ आपका प्रोडक्ट का भी n फैक्टर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कॉपीकैट रूल फॉलो नहीं करना सेकेंड केस में, जब आपको 2 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिले, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये किसका स्टेप है, इसका स्टेप है, इसका प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। वैसे तो मैं इसको इधर भी लिख सकती थी, बट इट्स ओके, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। अब क्या होता है ना, ये सब कुछ तो मैंने आपको इस केस का पढ़ा दिया, अभी इसी केस में ना आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो चीज़ आपको शॉक कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती है। तो क्या होती है, एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो पहला एक्सेप्शन हमारा आता है वही हेबर्स प्रोसेस वाला जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, पर इस बार हम उल्टा वाला हेबर्स प्रोसेस लिखेंगे। बैलेंस नहीं करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है प्रॉब्लम, जब आप यहाँ पे N2 और H2 का n फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे तो 0 होता है, यहाँ पे तो 0 है। इसका पता ही है ना आपको कि इसका ऑक्सीडेशन, ये कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा, लेकिन ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है, ये -3 चार्ज कैरी कर रहा है, और ये +1 चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं। तो जब आप देखोगे ना, यहाँ पे कितने का ट्रांसफर हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो रहा है, और क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये बढ़ रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्या हो रहा है, ये चीज़ घट रहा है, मतलब ये चीज़ रिड्यूस हो रहा है। तो आप इसमें लिख देते हो, यहाँ पे चेंज क्या है, एक का ही चेंज है, तो चेंज ये है, और रिड्यूस कितना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिडक्शन लिख दिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप इसका n फैक्टर निकालने जाओगे, इसका n फैक्टर क्या है, हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है, 1, तो 1 हुआ, तो इसका n फैक्टर आ गया 3, तो n फैक्टर ऑफ 1 इज 3। अगर इसका n फैक्टर निकालने जाओगे तो ये क्या हुआ, 1, ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम्स है, 3, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 दूसरे वाले का n फैक्टर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और आपको मैंने अभी इससे पहले केस बताया था, 4 केसेस बताए थे, जिसमें आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे n फैक्टर्स, अगर आप यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल का टोटल n फैक्टर निकालोगे, टोटल n फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, टोटल n फैक्टर नहीं n फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 3 विल बिकम 0, और n फैक्टर कभी 0 नहीं होता। ये बात इससे जायज़ होता है। तो एक नोट बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिए, n फैक्टर इज नेवर 0, मतलब n फैक्टर कभी 0 नहीं होता। समझ में आया? इस चीज़ को
अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जब आप ये चीज़ पता कर लिए हो कि आपका एन फैक्टर कभी ज़ीरो नहीं होता तो क्या करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि बेटा ये भी अगर 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, तो चलो मेजॉरिटी विंस मान के हम 3 ही मान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये मत मान के चलना है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या देके चल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ये बोल रहा है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये बोल रहा है मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता हूँ। तो आपको क्या उसको ऊपर से एज अ कॉमन देख के चलना है कि दोनों के दोनों कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं। तो मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना एन फैक्टर होगा, 3 ही होगा। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एन फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल में नहीं लिखो, NH3 ही लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया आपका ये। अब प्रोडक्ट का कैसे करोगे? यहाँ पे तभी मैं एक्सेप्शन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ना वो कौन सा रूल फॉलो करेगा पता है? यहाँ पे प्रोडक्ट फॉलो करेगा कॉपी कैट रूल। कौन सा? कॉपी कैट रूल। ठीक है ना? कौन सा रूल फॉलो करेगा? कॉपी कैट रूल। तो ये रूल में क्या होगा, हमारा N2 जो होगा ना, ये N2 का अगर आप निकालोगे एन फैक्टर तो क्या होगा इसका? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? 3, और ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो 6, और उसका हाइड्रोजन का क्या होगा दूसरी तरफ? ये हो जाएगा इसका एन फैक्टर। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो गया? 1 इंटू 2 2 विल बी इट्स एन फैक्टर। आई होप आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी एन फैक्टर निकालना आ गया होगा। सिमिलरली वैसे ही एक और एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन को आप नोट डाउन कर लो, मैं इधर ही करवा देती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा H2O का। अगर आप इधर भी देखोगे ना तो H2 और O2 दिखेगा। यही H2 और O2 जो होता है ना, जब आप इसमें देखोगे H2 में कितना है, यहाँ पे 0 0 है, और यहाँ पे आपको दिखेगा -2 और यहाँ पे दिखेगा +1। और अगर आप इसका एन फैक्टर निकालने जाओगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इंटू 2, और इसका क्या होगा एन फैक्टर? ये 1 हो गया, ये दूसरा एन फैक्टर हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 2 इंटू 1 2, तो दोनों में 2 है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या करके देगा? एन फैक्टर को माइनस करवा देगा। ठीक है ना? जिसके चलते 2 - 2 0 हो जाएगा। आप फिर उधर जाओगे, वहाँ से आप ये जान लोगे कि 2 - 2 0 नहीं होता। तो इसके बाद क्या करोगे आप? फिर आपको क्या करना है? इन दोनों को कॉमन लेके चलना है और फिर एन फैक्टर ऑफ H2 को 2 मान के चलना है। और प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट विल फॉलो कॉपी कैट रूल। चलो, तो इसके साथ साथ हमारा सेकेंड वाला केस भी खत्म होता है, और अब हम जानेंगे तीसरा वाला केस। तो गाइज अब हम लोग लास्ट केस के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ compound can undergo both oxidation as well as reduction, and not only that compound, that particular element जो उस compound में है। फॉर एग्जाम्पल कि एक एलिमेंट ले लो जैसे कि Cl, ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख के ही देखते हैं, ठीक है ना। केस 3 होगा हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl2, ये क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब टूटेगा। जब टूटेगा तो वो या तो Cl- में या तो ClO3- में कन्वर्ट होगा। जब वो इन दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट होगा ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे Cl2 या तो ऑक्सीडेशन करेगा या तो रिडक्शन, दोनों शो करेगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है तो ये कौन ही जानेगा। तो इसका -1 है और उसका क्या है? इजी है इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एज इट इज दिए हुए है ये चीज़। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 2 6 होगा, जो कि माइनस में होगा, उस तरफ -1 के साथ रिएक्ट होके नहीं, माइनस होके वो जिस +5 बना के देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl का +5 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे 0 से -1 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन।
और 0 से +5 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आया। तो अब एन फैक्टर अगर निकालोगे दोनों का तो क्या निकालोगे, तो अगर आप इसका एन फैक्टर निकालने जाओगे तो प्लीज तब आप वो मत करना, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा मत करना। इसका एन फैक्टर निकालने का, एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट निकालना अगर है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वो है N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसका मतलब ये है कि इसके दो N1 और N2 निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, एन फैक्टर 1। अगर आप इसका एन फैक्टर 1 देखोगे तो क्या होगा इसका, मतलब सिर्फ एन फैक्टर निकालने से नहीं चलेगा इसका, अगर आपको टोटल वाला एन फैक्टर निकालना है जो कि रिएक्टेंट का, पूरा रिएक्टेंट का होगा Cl2 का, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। तो पहले तो एन फैक्टर निकाल लो, जैसे निकालते हो फर्स्ट का। तो क्या करोगे, चेंज क्या है इसमें, एन फैक्टर 1 मान लो ये वाला है, तो इसमें चेंज में क्या है, 1 है, और 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। और दूसरा एन फैक्टर में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, 0 से 5, और कितना है यहाँ पे 2, तो 10 है। तो अब इन्हीं दो एन फैक्टर्स को अगर आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते आप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10। अच्छा, आपको ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये वाला क्यों लिया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये चीज़ है ना, ये फॉर्मूला वहाँ से आया है जहाँ से हमने एन फैक्टर का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोइशियोमेट्री। वैसे ही ये चीज़ वहाँ से डिराइव होके आया है। ये क्या है, स्टोइशियोमेट्री, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20/12। तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा 20/12। और प्रोडक्ट में कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट आप खुद सॉल्व करना घर पे जाके, या फिर इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी कैट रूल, मतलब आपको सब जगह कॉपी कैट रूल लिखने को मिलेगा, एक्सेप्ट एक जगह जो कि हमारा सेकंड केस था, जहाँ पे आपने हम 2 और मोर एलिमेंट्स एक रिएक्टेंट का क्या करवाया था, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करवाया था। उस केस में, उस केस को छोड़ के आपको जितने भी उस केस में जो एक्सेप्शंस है उन सब को लेके, इस केस से लेके फर्स्ट केस तक आपको कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है, कॉपी कैट रूल फॉर प्रोडक्ट। समझ में आया? आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ हमारा ख़त्म हो जाता है थियोरेटिकल पार्ट ऑफ ऑल अबाउट इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस, जो कि आपको और ज़्यादा मजबूत कर देंगे क्वेश्चन में, मतलब पेपर में अपीयर होने के लिए। तो चलो, इसके साथ साथ हम यहाँ का टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो इसको रब आउट करो और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो गाइस, अब हम पहुँच गए हैं एक ऐसी पड़ाव की ओर जहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व करेंगे, वो है हमारे PYQs। ठीक है ना, तो हम PYQs को सॉल्व करना भी शुरू करेंगे। और PYQs सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मास्टर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप इसके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको देखने में इतना डर लगेगा ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख के, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना उसको देख के आपको इतना डर लगेगा ना, भाग के चले जाओगे। पर उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे चीज़ें मैंने आपको इस पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ। तो वो चीज़ अप्लाई कैसे करनी है, वो चीज़ मैं आपको 3-4 क्वेश्चन से समझाऊंगी, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँगी। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेगा। अभी जो हमने 1997 का एक क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन रहेगा। आपको बस उसमें एक अलग सा आयन दिया जाएगा, बस आपको उसका आयन NCERT से निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा NCERT खोल के भी दिखोगे, है कि नहीं। तो चलो अब बात कर लेते हैं एक मास्टर कॉन्सेप्ट की। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट है कि जब आपको बिना किसी बिना किसी एक्चुअल मोल्स को लिख के जब आप उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने जाओगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। मैंने आपको बताया था ना, अगर AX/BY बिकम CZ, ये A, B और C अगर आपको नहीं लगाना आता, ठीक है ना, तो आप
इस कॉन्सेप्ट में को नहीं यूज़ करोगे, मतलब आप इसको बैलेंस नहीं करोगे इस रिएक्शन को, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, आप इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पे जितना इसका इक्विवेलेंस होगा उतना ही इक्विवेलेंस इसका होगा, उतना ही इक्विवेलेंस इसका होगा, इसके सहारे आप नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करोगे। मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन में मान लो इसका मोल दिया गया हो और आपको इसका मोल फाइंड आउट करना हो, तो क्या करना है, इस मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। मोल को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर के साथ, उसके साथ कंबाइन करके जब आप इसका एन फैक्टर निकाल लिए, तो मोल को अगर आपने एन फैक्टर के साथ कंबाइन करके इक्विवेलेंट निकाल दिया, उसी इक्विवेलेंट का हेल्प लेके इसका मोल और एन फैक्टर से इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, है कि नहीं। तो सारे में यही करना है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। आपको मोल दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर का, उसका एन फैक्टर से उसके एन फैक्टर को निकाल लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना। जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, उसी इक्विवेलेंट को सब जगह पे बांट देना है कि कुछ चेंज हो या ना हो, इक्विवेलेंट कभी चेंज होगा नहीं। और हमको किसका फ़ायदा उठाना है, क्या चीज़ सेम है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो चलो मैं इस चीज़ को रब आउट कर देती हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करती हूँ। डस्टर, तो चलो हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर, ये हार्ड इसलिए क्योंकि अभी आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, पर जब मैं अपना ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको तोड़ मड़ोड़ के इसमें लगाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट ईजी था, पर क्वेश्चन का जो वो है ना, क्या मतलब जिस तरह का स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा उठपटांग था। देखो क्या है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जा रहा है किसी भी मिक्सचर का। किस किस का मिक्सचर है, FeC2O4, मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, फेरस ऑक्सलेट, ठीक है ना। इसका क्या होता है, Fe2C2O4 3, इसका मतलब है फेरिक ऑक्सलेट, FeSO4 और Fe2SO4 3। समझ में आ रहा है, एक फेरस है एक फेरिक है, कुछ खास नहीं है, एक में सल्फेट है और दूसरे में ऑक्सलेट है, समझ में आ रहा है। इन एसिडिक मीडियम, अब एसिडिक मीडियम में कुछ और भी बोला गया है, वो है KMnO4, और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, जब भी आपको एसिडिक मीडियम दिख जाए इसमें से KMnO4 का फॉर्मूला आपको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। कौन सा फॉर्मूला होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम दिख गया तो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, KMnO4 है कि नहीं। KMnO4 भी दिख गया तो KMnO4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, Mn+2, मतलब ये Mn7 से Mn+2 में गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ इसका, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स 5, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 5 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसका 1 है, तो 5 इंटू 1 दैट विल बिकम 5, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एन फैक्टर कितना है 5 है। समझ में आया, ठीक है। हमने इसका एन फैक्टर निकाल के रख दिया एक कॉर्नर में, ठीक है। हमको निकालना है इसका मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एन फैक्टर क्यों निकाला वो चीज़ भी हम जानेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि आगे क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ ईच ऑफ, ये मतलब हर एक मिक्सचर को, मतलब फॉर एग्जांपल ये और ये, इन सबको हमने मिक्स किया, किसके साथ, इसके साथ। क्यों, क्योंकि हमको इस मिक्सचर को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना बहुत बड़े बड़े क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, आपको इसको इस पर्टिकुलर ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया है ना, इस मॉलिक्यूल से ना आपको एक रिएक्शन एक्सपेंड करके बनाना है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपको खुद का दिमाग लगा के इसका एक रिएक्शन बनाना है। तो इसका दिमाग लगा के आपको रिएक्शन बनाने की कोई ज़रूरत है, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो वीडियो में, मैंने आपको इसके बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ा लिए हैं। आपको क्या करना है, उन सारे रिएक्शंस को एक बार वापस देख के आना है, अगर आपको नहीं पता तो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये C2O4 जो होता है वो ऑक्सलेट आयन होता है जो कि -2 चार्ज कैरी करता है। अगर ये -2 चार्ज कैरी करेगा तो ये कितना चार्ज कैरी करेगा, +2 चार्ज कैरी करेगा। तो वैसे ही हम इसका ईजिली एक रिएक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज, तो Fe2+ यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर मैं इसका कर दूँ, ठीक है ना, एक एक का निकालती हूँ हर एक मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल नंबर 1 दैट इज FeC2O4, ये अगर दिख जाए तो आपको इसका किस तरह से रिएक्शन में इसको बदलना है, ठीक है। देखो ये दिख जाए तो आपको क्या करना है, Fe+2 और C2O4 -2 चार्ज है ये सारे, आगे चल के ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा Fe+3 और C2O4 CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और ये CO2 में जो कार्बन होता है वो +4 का चार्ज कैरी करता है,
तो आपको दिखेगा कि कार्बन जो है ना, ये जो है ना, ये प्लस, ये -2 पूरा का पूरा का है, ठीक है ना। पर अगर आप सिर्फ कार्बन को देखोगे ना, तो कार्बन सिर्फ +3 चार्ज कैरी करता है, ऑक्जेलेट पूरे आयन का -2 चार्ज कैरी करता है। पर अगर आप सिर्फ कार्बन को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, +3। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे +3 से +4 जा रही है चीज़ें, और यहाँ से -2 से +2 से +3 जा रही है। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने का, +1। और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर आपको पता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे हैं। मतलब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, केस 2 वाला कॉन्सेप्ट। केस 2 वाले कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ होगा, एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स वही फर्स्ट वाला कंडीशन, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका क्या होता है और इसका क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका क्या है, पहले तो आप Fe का देख लो। Fe में क्या हुआ है, +1 का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका, कितने का है, +1 का है। और +1 एन फैक्टर में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ 1 मान लो इसको। ओके, तो +1, और इसमें कितने चार्ज कैरी किए हैं, इसने 1 चार्ज कैरी किया, तो 1 × 1 दैट इज़ 1 है इसका। और दूसरा अगर आप इसको पकड़ के चलोगे तो इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स है, 2 है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर जो 2 सेकंड वाला निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 × 2 दैट विल बी बिकम इक्वल टू 2। तो इसका एन फैक्टर 2 + 1 हो जाएगा और आगे चल के ये 3 बना देगा। समझ में आया? तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया। मैं इस चीज़ को मिटाऊंगी तभी मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, सो दैट एक काम करती हूँ, मैं ये वाला भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो बाकी के सल्फेट के जितने भी आयन्स हैं उसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले मैं इसको लेके चलती हूँ। तो दूसरा जो हमारा पिक्चर में आता है वो होता है ये, देख लो, बहुत ईजी है ये करना। आधे बच्चे इसको छोड़ के भागेंगे, लेकिन आपका काम है वही छूटे हुए चीज़ को पकड़ लेना, ठीक है ना। जो बंदा वैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है जो किसी को आता नहीं है, वही बंदा आगे निकल जाता है बाकी लोगों को छोड़ के। समझ में आया? आता हुआ क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, पर जो क्वेश्चन बच्चे को नहीं आता, जिसको देख के भागते बच्चे, वैसे क्वेश्चन को पकड़ के चलो, ठीक है ना। मैंने इतना भी हार्ड कुछ पढ़ा नहीं दिया है, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, रिएक्शन में ब्रेक डाउन करना है। आपको कभी भी अगर एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आपको एक समझदारी से काम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये आपको इशारा किया गया क्वेश्चन के थ्रू कि आपको इससे एक रिएक्शन फ्रेम करना है, उसका एन फैक्टर निकालना है, उसके इक्विवेलेंट को पकड़ के दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर देना है, और जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है? देखो कैसे करना है। अब ये है आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको, तो इसको ना अगर आप रिएक्शन में फ्रेम करोगे तो आप पाओगे इसको, ये क्या हो जाएगा, Fe2C2O4 3 है, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये, अगर आप देखोगे तो ये +3 चार्ज कैरी कर रहा है। मतलब ये जो 3 है ये Fe का है, और ये जो 2 है ये C2O4 का है, क्योंकि आपको भी पता है ऑक्जेलेट आयन क्या करता है, -2 चार्ज कैरी करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो Fe है जो कि यहाँ पे +3 चार्ज कैरी कर रहा है, वो आगे चल के +2 चार्ज कैरी करेगा। पर आपको यहाँ पे बताया गया इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है चीज़, तो इसको हम नहीं मान के चलेंगे, मतलब इसको हम इग्नोर करेंगे। और आगे जो C2O4 3 है, ये बेचारा बंदा ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसको हमको कंसिडर करना है। तो दिस विल बी टेकन एज कंसिडरेशन। और इसका जो +3 है, और आगे चल के ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, जो कि +4 चार्ज कैरी कर रहा है कार्बन। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 का हो गया, +1 नहीं मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस हो गया 1 का, और एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × ये वाला 2 और ये हो गया 2। तो इसका जो टोटल NF निकल के आएगा मॉलिक्यूल का, वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2। समझ में आया? तो इन दोनों के एन फैक्टर्स को याद रखना। आगे हम बात करेंगे, इसको मैं रब आउट करके इसका और इसका एन फैक्टर निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलो इसको मैं रब आउट कर दे, अरे यार इसको नहीं रब आउट करना था, चलो इसको मैं रब आउट कर देती हूँ, और मैं आपको थर्ड और फोर्थ वाला बताती हूँ।
थर्ड वाला है हमारा FeSO4। क्या है? FeSO4। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, FeSO4 में जो Fe है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अभी, क्योंकि SO4 जो होता है ना वो -2 आयन कैरी करता है। जब आप केमिस्ट्री को बार बार पढ़ते हो ना, तब आपको कुछ चीज़ें ना दिमाग में फिट बैठ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में कोई एक एवरेज बच्चा होगा ना, जो बच्चा बार बार केमिस्ट्री से मतलब घूम फिर के आता है, मतलब खुद नहीं पढ़ता, जब टीचर उसको बार बार पढ़ाती है ना, तब क्या होता है ना, उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि जैसे SO4 जो होता है वो -2 चार्ज कैरी करता है, ऑक्जेलेट आयन -2 चार्ज कैरी करता है, -2, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ें ना कुछ कुछ होती है जो दिमाग में बैठ जाता है। Cl जो होता है -1 चार्ज कैरी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो पढ़ के आती है। बहुत सारी चीज़ें हमको रटनी नहीं होती। जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स होती जाती है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये Fe जो है वो +2 से +3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन, +3 से +2 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन की किरण दिख रही है, तो इसका मतलब जो है ये हो जाएगा हमारा Fe2+ में चेंज, और ये SO4 जो होगा वो SO2 में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। तो अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे जो एन फैक्टर है Fe का वो क्या है, एज यूजुअल जो कि 1 है। मैं बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करवाऊंगी, मेरा काम अभी इसको कैलकुलेट करवाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सल्फर जो होता है ना वो +6 चार्ज कैरी करता है कि नहीं? क्या यहाँ पे भी वो +6 चार्ज कैरी कर रहा है? 4 × 2 8 होता है, -8 वो उधर चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये जो +2 है वो उस तरफ जाके -2 हो जाएगा, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका 6 ही होगा। तो ये मैंने इमेजिनेशन के थ्रू कैलकुलेट कर दिया, पर आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो अब अगर इसको देखोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको S का ना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा पता है? 2 × 2 4, जो कि -4 में होगा, उस तरफ जाके +4 में हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 4। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका एन फैक्टर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब इस पूरे का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इस पूरे का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ FeSO4 जो कि हो जाएगा हमारा 1। समझ में आया? और अब हम बात कर रहे हैं चौथे वाले की। चौथा वाला क्या है, FeSO43, Fe2SO43। अब क्या होता है ना, Fe2SO43 में आपको भी पता है कि जो Fe है ना, ये Fe+3 चार्ज कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। ये आगे चल के क्या करेगा, Fe2+ देगा, जो कि क्वाइट रिडक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा अगर आप देखोगे SO43, ये SO43 है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया SO4 जो कि 3 है, वो अलग बात है, पर SO4 आगे चल के SO2 बनाएगा एज यूजुअल। और ये SO4 SO2 जो बना रहा है वो आफ्टर ऑल रिडक्शन ही कर रहा है। तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। और हमको क्वेश्चन में पूछा गया ऑक्सीडेशन के बारे में, तो दोनों अगर रिडक्शन करेंगे तो किस तरह से इसको हम कंसिडर करेंगे, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। समझ में आया? तो हम कंसिडर किसको करके चलेंगे, इसको, इसको और इसको। समझ में आया? तो मैं क्या कर रही हूँ, तीनों का एक साइड में लिख लेती हूँ, तीनों के जितने भी मोल्स हैं, तीनों के मोल्स को मैं एक साइड में लिख लेती हूँ। जैसे कि मैंने इन दोनों का लिख लिया है, तो NF इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं इसका NF लिख देती हूँ, NF दैट विल बी 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसका NF क्या है, 2 हो गया। ठीक है, इसका भी इधर ही लिख देती हूँ मैं, FeSO4 का, FeSO4, इसका NF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, और चौथा वाला ये Mn वाला। Mn वाले का क्या है, NF, KMnO4 का। देखो इसका तो आपको ना वैसे भी याद हो जाना चाहिए, एसिडिक मीडियम में NF कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना? चलो अब मैं इस चीज़ को रब आउट कर देती हूँ, और अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब आपको सब हर एक का क्या पता है, NF पता है। क्या पता है, NF पता है। और आपको ये भी बताया गया है, यहाँ पे 1 ऑफ ईच नहीं, 1 मोल ऑफ ईच होगा। क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, 1 मोल ऑफ ईच दिया गया, मतलब आपको क्वेश्चन में मोल बताया गया है। किसका, इन सब का, हर एक के मिक्सचर का 1 मोल लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट में जो होगा ना, आई मीन रिएक्टेंट में जो होगा ना, इक्विवेलेंट, जो कि हमारा इक्विवेलेंस लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट में जो इक्विवेलेंट होगा वो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के इक्वल होगा।
ये हमको लॉ बताता है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट में इक्विवेलेंट है वो क्या है हमारा KMnO4 का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4। फॉर्मूला लिखना है आपको, क्या सोच रहे हो? और फिर इसका एन फैक्टर जो कि है 5, है कि नहीं? तो दैट विल बी इक्वल टू, इन सब के इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। क्या करना है? सब के इक्विवेलेंट को ऐड करना है। मतलब इसका इक्विवेलेंट पकड़ लो, इसका इक्विवेलेंट क्या है? ये है। सबको ऑब्वियसली इंटू करना है 1 के साथ, क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल 1 ही है सबके, और एन फैक्टर जो है वो सबके इधर लिख दिए गए हैं। तो 3 × 1, अब टाइम नहीं वेस्ट करना, 1 × 1, 2 × 1, नहीं इसको नहीं लेना, समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या आप नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 निकाल पाओगे? आई होप आप इस चीज़ को निकाल पाओगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको इसका आंसर मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा मैं इसको पूरा सॉल्व भी कर देती हूँ। 3 + 2 5 + 1 6। एक मिनट, यहाँ पे कहीं पे गलती हुई है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे C2O4 का लिखा था, यहाँ पे Fe2 जो है ना वो Fe3+ में चेंज हो गया था, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो Fe2 जो था ना वो Fe3+ में चेंज हुआ था, और जो ये C2O4 था ऑक्जेलेट, ठीक है। अच्छा ये Fe3+ था, Fe3 Fe3+ Fe2+ में चेंज हो गया था, जिसके चलते इसके रिडक्शन को हमने कैलकुलेट नहीं किया था। बट इसका जो रिडक्शन था वो क्या था हमारा, C2O4 जो था वो CO2 में चेंज हुआ था, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, 1 × 2 2 होता है, तो इसका तो 2 ही था। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था, बट यहाँ पे जो C2O4 है ना, ये यहाँ पे 3 जो था कार्बन का वो भी हमको कैलकुलेट करना था, क्योंकि कार्बन 2 नहीं है, 2 × 3 6 है, तो 2 × 3 दैट इज 6, तो एन फैक्टर इसका 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? तो ऐसे सिली मिस्टेक्स कभी मत करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो 2 × 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है? तो आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 6 + 10 हो जाएगा इसका आंसर, और 10/2 दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, दैट विल बी 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर लो और इसको टिक कर दो, ठीक है? तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर है, पर थोड़ा सा इजी है पहले वाले के कंपैरिजन में। पर यहाँ पे भी आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलना है। यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पे अगर लाइट पड़ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ इसमें खास लिखा नहीं है। 2.68 × 10⁻³ मोल्स, मतलब आपको मोल दिया गया, किसी भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का दिया होगा, उसको आप फिर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उसके एन फैक्टर को निकाल के। जब अब तक तो हम एन फैक्टर को ही कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे, तो उस चीज़ को आप समझा देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, उसका इक्विवेलेंस निकाल देना, फिर जो जिसका पूछा गया है उसके साथ उसको रिलेट कर देना इक्विवेलेंस से, ठीक है ना? वही चीज़ यहाँ पे तो आपको बताया गया है कि इतना मोल जो है वो किसके पास है, AN + IN। तो मतलब आपको किसका इस्तेमाल करना है, AN+। तो AN + IN कितने मोल्स कैरी कर रहा है, इतने मोल्स कैरी कर रहा है। तो ये क्या है, इसका थियोरेटिकल मोल, एक्चुअल मोल नहीं, थियोरेटिकल। एक्चुअल वाला आपको निकालना आता नहीं, तो क्या लिखोगे, 2.68 × 10⁻³ क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको जब 11th में पढ़ाया गया था वो आपके सर से बाउंस होके चला गया था, मैंने आपको पढ़ाया था पहले, तो वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करेंगे चीज़ों को, पर हमको फिर भी n का वैल्यू चाहिए। ये वाला जो n दिख रहा है ना, इस n का वैल्यू चाहिए। बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, आराम से निकल जाएगा। तो इसके साथ इसने क्या किया, कंटेनिंग A + IN रिक्वायर मोल्स ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग आयन, इतना रिक्वायर, इतना मोल्स ऑफ MnO4+ फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब RHS में एक और चीज़ है, वो क्या है, MnO4-, मतलब इसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये कितना मोल दिया गया, 1.61 × 10⁻³ समझ में आ रहा है? तो आगे जाके क्या किया गया है, इसका ऑक्सीडेशन किया गया है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा, Mn2+ में चेंज हो जाएगा।
आगे क्या हो जाएगा, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ AN टू AO3 माइनस, मतलब यहाँ पे भी बताया गया कि ये AN प्लस किसमें चेंज हुआ है। समझ में आया? आपको सारी चीज़ें लिखनी आ गई। अब क्या करना है आपको, दोनों का दिया गया है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, मतलब आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। अब ये n की वैल्यू क्या है वो आप समझ लो। देखो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस भी दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है। इक्विवेलेंस तो अभी आपको दिखा दूंगी, पर इक्विवेलेंस का ही कॉन्सेप्ट लगा के आप नंबर ऑफ ये n का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वही चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं। ये वाला n नहीं, ये वाला n, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको क्या बोलता है कि इसमें जितने इक्विवेलेंट होंगे वो इसमें इतने, इसमें भी उतने होंगे। तो आपके पास मोल्स तो आपको गिवन है, अपने मोल्स तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, पर आपको क्या निकालना है, एन फैक्टर, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का क्या है, जड़ है। तो ये एन फैक्टर क्या है, ए एन प्लस का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसमें ए एन प्लस है तो मतलब इसमें ए के पास कितना चार्ज है, एन चार्ज है, एन प्लस चार्ज है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना चार्ज दिखेगा आपको, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 × 3 और पूरा मॉलिक्यूल -1 चार्ज कैरी कर रहा है, तो मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे +5 चार्ज देखने को मिलेगा एक्स का। मतलब जो डिफरेंस है पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है, वो है 5 - n। तो क्या है 5 - 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 - 1 का n का डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, 5 - n का डिफरेंस हो गया। अब आपको पता है एन फैक्टर सिर्फ डिफरेंस से नहीं चलता, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसके साथ, नंबर ऑफ एटम के साथ। तो ए में कितने एटम्स है, एक ही एटम है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ एन फैक्टर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या आएगा, 5 - n। समझ में आ रहा है? आई होप आपको इसका एन फैक्टर दिख गया। तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा इसका, मैं एज इट इज़ इसका एन फैक्टर इधर लिख देती हूँ, 5 - n है इसका। समझ में आया? और इसका अब मैं बार बार बताने नहीं वाली, अब तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं तो इसका तो हमको रट ही गया है, इसका तो हमको रट ही गया है। इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और इक्विवेलेंट दोनों हैं। अब हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हमको ये बोलता है कि इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ AN प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इक्विवेलेंस मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर ऑफ MnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर ऑफ AN प्लस। समझ में आ रहा है? सेकेंड वाला लिख दो, n फैक्टर ऑफ 2। तो अब देखो, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका, ये है, तो आप इसको एज इट इज इधर लिख दो, 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। और NF कितना है इसका, 5 - n है, तो आप इसको 5 - n लिख दीजिए। समझ में आया? ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 1.6 × 10⁻61 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इसका क्या है, 5 है, तो 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, आपको n की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, उसको आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। तो चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। तो 5 के साथ जब आप इसको देखो, ये तो ये कट गया, ठीक है ना। तो ये जब ये कट जाएगा ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.61, तो इसका हो जाएगा 5 - n, और ये 2.68 जो होता है वो नीचे आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 6 ज़ा 30 पॉइंट 8.05 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे चल के 5 + 3 दैट विल बी 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसका जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लाई हूँ जो कि मैं सॉल्व करने वाली हूँ। वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन है नहीं, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी,
ये एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट करके आपको दूंगी, क्योंकि लास्ट वाला बहुत ईजी है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो, इस क्वेश्चन में चीज़ें सब कुछ सेम है, बस एक वेराइटी अलग वेराइटी का है। ठीक है ना, मैंने अब जितने भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को उन क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है उसको अच्छे से समझाऊंगी। एक ही चीज़ों को बार बार नहीं समझाऊंगी कि इसको इक्विवेलेंट में लाना है, इक्विवेलेंट से उसको मोल में लाना है, नहीं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है। मैंने आपको सिर्फ मोल की वान नहीं चलवाए, मैंने आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के भी वान चलवाए थे, याद है कि नहीं? तो मैंने फर्स्ट केस भी एक्सप्लेन करवा दिया, सेकंड केस के भी क्वेश्चन आंसर से एक्सप्लेन करवा दिया PYQ के थ्रू। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का इक्विवेलेंट का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करवा दिया। अब दूसरा सुक्तिवान जो है वो क्या है हमारा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। तो उसी से रिलेटेड एक PYQ आ चुका था हमारे JEE में, वही चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। तो वो क्या है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ I2 आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन विच रिक्वायर्स 40 ml ऑफ 0.11 नॉर्मल। क्या क्वेश्चन में दिया है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी के बारे में बात की गई है, Na2S2O3 से, टू रिएक्ट विद इट विद वाया द रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन गिवन है, भगवान का शुक्र मनाओ कि आपको रिएक्शन गिवन है, नहीं तो आपको खुद खुरेद कर उसके रिएक्शन को निकालना पड़ता है कि नहीं। तो अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आपको तो रिएक्शन दिया जाएगा, और अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो फिर आपको खुद को बनाना पड़ेगा रिएक्शन, और नहीं बना पाए तो फिर क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो, इनऑर्गेनिक चीज़ ही ऐसी है, अगर आती है तो सॉल्व कर दोगे, नहीं आती है तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, क्या होता है यहाँ पे आपको पूछा गया कि यहाँ पे कितने ग्राम I2। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन बैलेंस किया गया है कि नहीं वो चीज़ आपको नहीं पता, पर आपको ये पता है कि आपको थियोरेटिकली क्या चीज़ दी गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थियोरेटिकली Na2S2O3 का पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ दी गई है। पहला वैल्यू ये है वॉल्यूम, जो कि है 40 ml, और दूसरा है नॉर्मेलिटी, जो कि है 0.1 नॉर्मल। और आपको किस चीज़ का काम है, आपको निकालना क्या है, I2 का ग्राम, मतलब कह लो वेट। ठीक है ना, ये निकालना है, या फिर तुम मास भी कह सकते हो, इसका मास निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मास निकालना है। तो इसका मास कैसे निकलेगा, इसको मास को निकालने से पहले आपको इसका मोल्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, सिंपल। और इसका मोल कैसे निकलेगा, इसके मोल को निकालने पहले इसके एन फैक्टर को तो आप निकाल ही लोगे, पर एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, वो क्या होगी, इसका इक्विवेलेंस। अगर इसके इक्विवेलेंस का पता चल गया और एन फैक्टर इसका बस उसमें डाल के उसके नंबर ऑफ मोल्स का पता कर लेंगे, है कि नहीं। और इसके इक्विवेलेंस का पता कौन दिलवाएगा, ये दिलवाएगा। ये वैल्यू किस चीज़ के लिए, इक्विवेलेंस निकलवाने के लिए। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इक्विवेलेंस ये बोलता है, यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक यहीं पे अच्छा रहेगा। इक्विवेलेंस तो अगर आप देखोगे दैट विल बी N मल्टीप्लाई बाय V, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर आप इक्विवेलेंस को अच्छे से देखोगे, पन्ने को पलटो, ठीक है ना, पलट के ढूंढो कि मैंने कहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया था। नॉर्मेलिटी बिकम्स इक्विवेलेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इक्विवेलेंस क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, जिसकी आप नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बोलते थे, तो वही चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही निकालना है आपको। तो वही चीज़ मैं आपको जस्ट इक्विवेलेंस लिख के दिखा रही हूँ। तो डैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंस मिल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंस क्या है हमारा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका 4 मिलीमोल। लिखोगे एम मोल, ऐसे लिखो, मतलब मिलीमीटर हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना। तो 4 मिलीमोल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्यों मिली है, क्योंकि मिली लीटर का इस्तेमाल किया गया, नॉर्मल लीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और आपको पता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम को लीटर में लिया जाता है, यहाँ पे लीटर में नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको मिली के टर्म्स में ले रहे हैं। दूसरा है ये, अब इसका इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अगर आप इस चीज़ का एन फैक्टर का अंदाज़ा निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एन फैक्टर मिल जाएगा। इक्विवेलेंट तो ये देके गया इसको, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना इजी होगा या हार्ड होगा, इजी हो जाएगा। तो देखो 0 से -1 की तरफ गया, 0 से -1 की तरफ गया, तो मतलब 1 का डिफरेंस, और 1 × 2 2, मतलब एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2, एन फैक्टर मिल गया इसका। अब क्या करोगे आप,
एन फैक्टर को एन फैक्टर को आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। पर अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इक्विवेलेंस वाज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये हमारा पहले हुआ करता था। पर अब आपको मोल्स निकालना है तो आपको इक्विवेलेंट के साथ डिवाइड करना है। तो मोल विल बी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो कि क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या है, 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2। और 2 मोल नहीं है, 2 मिली मोल है, याद रखना 2 क्या है, मिली मोल है, ठीक है। तो इसका वेट क्या होगा, तो अगर आप इसका वेट देखोगे, मास विल बी इक्वल टू, या फिर वेट लिखो, वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। और I2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अच्छा नहीं पता तो बता देती हूँ अभी, 256 होता है। I2 का वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो। और ये क्या हो जाएगा, इसका मिली मोल हो जाएगा। तो इसके मिली मोल को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10⁻³ के साथ। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हो ना, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको इसका आंसर मिलेगा 0.558 ग्राम, ये हो जाएगा वेट। आई होप आपको मेरा पूरा जितना भी समझाया गया चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देके जाऊंगी जिसको कि आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए उनमें से। देखो मैं वो वाली टीचर नहीं हूँ जो आपको कराता कुछ और है और देता कुछ और है। मतलब कुछ टीचर का आप देखना कि वो समझाते इजी चीज़ें हैं और बच्चों को क्वेश्चन इतना हार्ड दे देते हैं कि उनको आता ही नहीं होता है। मैंने आपको फेरस ऑक्सलेट का भी बता दिया कि फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कैसे करता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो में। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना, कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसके साथ अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन से चीज़ें ढूंढने में ईजी रहे। तो पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा 3/5, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और चौथा ऑप्शन है 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। तो अब ट्राई करना है इस ऑप्शन में लाने के लिए, अगर नहीं आता तो, और नहीं आता तो आपको पता है कि फिर आपका आंसर गलत ही है। तो इसी के साथ साथ मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इस पूरे इक्विवेलेंस में वो सारा कुछ होता है ख़त्म। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ से आपको गुड बाय बोलती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।